नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहाँ कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है जिनसे हम डिटेल में समझेंगे कि बाजार की चाल आने वाले वक्त में क्या हो सकती है, और साथ ही कुछ ही देर में सीपीआई, महंगाई और आईआईपी के आंकड़े जारी होंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन हम सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज़ के, जिगर धर्मसिंह हैं, मोतीलाल ओसवाल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं नेचुरल गैस के साथ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तूफानी तेज़ी का माहौल बना है एनजी में। तो पहला सवाल अनुज जी आपसे यही कि यहाँ पर और अपसाइड बाकी है, या आपको लगता है कि मार्केट में जितनी तेज़ी आनी थी अमेरिका वाली खबर से वो आ गई है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है? मिथुन जी, गुड इवनिंग। देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2 ट्रेडिंग सेशन में ही करीबन 100 रुपए की तेजी यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, बट मेरी सलाह है कि एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। खरीदारी का लेवल अगर देखें तो नीचे अगर प्राइस 550 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे करना चाहिए। करंट रेट पर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने ऑलरेडी बुक बाय किया हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नीचे 550 के आसपास के स्तर मिले तो अगेन वहाँ पर एंटर कर सकते हैं पोजिशन में। तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। करीब करीब 13.5% की तेज़ी इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस में है। आपका क्या व्यू है जिगर एनजी पर? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे भी लगता है कि ये वेदर फोरकास्ट का जो अपडेट है वही एक बड़ा फैक्टर है कि जो प्राइसेस में हमने तेज़ी देखी है, और नो डाउट आज ऑलरेडी हमने 13% से ऊपर का मोमेंटम देख चुका है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी ओवर प्राइस्ड लेवल है अभी के लिए। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए दोबारा री एंट्री के लिए, और थोड़ा वेट करना चाहिए कि प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ होए और निचले स्तर मिले तब जाके एंट्री लेना चाहिए। बट एक चीज़ की क्लैरिटी है कि आने वाले एक हफ्ते या 10 दिन के लिए जो ओवरऑल बायस रहेगा वो नेचुरल गैस का काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, और हम 600 के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। तो बेटर है प्राइसेस को तकरीबन 550 के करीब का अगर लेवल मिलता है तो वहाँ दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए और फिर एक बार तेज़ी के लिए देखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है नेचुरल गैस के ऊपर। अनुज जी, अब आप जरा बताएं कि आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? मिथुन जी, देखिए, गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड हालांकि अभी पॉजिटिव है, मगर अभी हम देखें तो 2 दिन में फेड की मीटिंग आनी है, कोई मेजर यूएस डेटा भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि मार्केट एक आपका साइडवेज ट्रेंड में रहेगा। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। तो अभी सिल्वर काफी बढ़ चुका है, तो उसके मुकाबले मुझे लगता है कि गोल्ड अभी भी थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव में दिख रहा है, जहां पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो करीबन 54,100 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करें, 53,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 54,500 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस 1803 डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है, और सिल्वर के प्राइस एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल में करीबन $23.5 तक आ सकते हैं, और सिल्वर MCX में करीबन 68,500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि ऑलरेडी काफी हाई लेवल बन चुके हैं। मॉर्निंग से देखें तो काफी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट डे हाइज के आसपास हमने प्राइस आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा डिप मिलता है, करेक्शन आता है, तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड मुझे लगता है कि ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा सिल्वर के मुकाबले, क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर काफी ओवर प्राइस हो चुका है, तो वहां पे थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। तो इसके मुकाबले गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, इस पर आप नज़र रखें। और ये एक बड़ी वजह जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर आने वाले वक्त में दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। इस वक्त महंगाई के आंकड़े आ गए हैं, ये जरा हम आपको बता दें। जो CPI इन्फ्लेशन है, जो रिटेल महंगाई के आंकड़े हैं, वो इस वक्त आ चुके हैं, और 5.88%, मतलब नवंबर में जो खुदरा महंगाई है वो 5.88% रही है। ये आप ताज़ा आंकड़े, मतलब आप ये देखिए कि अक्टूबर में 6.77% था, उसमें तेज़ गिरावट आई है और ऑलमोस्ट करीब करीब 1% महंगाई घटी है। तो महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई है, और 5.88%, मतलब ये एक बड़ी राहत की बात आप कह सकते हैं कि महंगाई के मोर्चे पर आई है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अक्टूबर में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो 6.77% पर थे,
अब ये घटकर 5.83, मतलब आप सोचिए कि ये राहत आपको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो आरबीआई का जो टारगेट लिमिट है वो 2 से 6%, मतलब उसके दायरे में आ गया है। 6% से कम के स्तर पर महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। तो महंगाई के मोर्चे पर ये एक राहत की खबर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.88% रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वृंदा जागीरदार जुड़ चुकी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ऑलमोस्ट करीब करीब आप ये मान के चलें कि 1% की गिरावट आई है महंगाई के आंकड़ों में। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा मैम? हाँ बिल्कुल, ये जो ग्लाइड पाथ जो आरबीआई गवर्नर ने अभी दिसंबर 7 तारीख को जो आउटलाइन किया था उसके अकॉर्डिंग ही है। देखिए, जो ये आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि ये जो द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, यानी इन्फ्लेशन जो है कि जो पीक हो गया है और इसके बाद धीरे धीरे घटता हुआ ही दिखेगा और 5.9 हो जाएगा Q4 में। उसके बाद अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में 5 और 5 to 5.4% हो जाएगा नेक्स्ट ईयर बाय सेकंड क्वार्टर। तो यानी जो इन्फ्लेशन है उसकी जो ट्रेंड है वो घटती हुई ही होगी इंडिया में। और ये कहाँ से आ रहा है? मेनली फूड से आ रहा है और फ्यूल से आ रहा है। ये दो प्राइसेस घट रहे हैं। दो ऑफ कोर्स गवर्नर साहब ने ये भी कहा है कि प्राइस प्रेशर्स आर देयर। जो है एक कोर इन्फ्लेशन की बात उन्होंने की है, जो पहली बार उन्होंने कोर इन्फ्लेशन का जिक्र किया है अपनी स्टेटमेंट में। कोर इन्फ्लेशन यानी फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर दे तो जो बच गया है वो कोर इन्फ्लेशन है। और ये कोर इन्फ्लेशन कहीं तक 6% के ऊपर ही रह रहा है। तो यानी जहाँ पर एक तरफ जो प्रेशर्स हैं इन्फ्लेशन के वो घट रहे हैं, यानी फ्यूल और फूड की तरफ से जो इन्फ्लेशन पे प्रेशर बन रहा था वो घट रहा है, लेकिन अभी तक जो कोर इन्फ्लेशन है वो कहीं टिकी ही रह रहा है। तो यानी जो इन्फ्लेशन है हमारे द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, बट फिर भी हमारे पास नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, यानी अभी इन्फ्लेशन पर कंसर्न बना हुआ है। तो इसलिए जो 5.88% पे जो नंबर आई है जो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि ये आरबीआई के अपर बैंड के नीचे है। पहली बार इतने महीनों के बाद पहली बार अपर बैंड के नीचे आया है, तो ये संकेत तो अच्छा है। लेकिन अभी कॉम्प्लेसेंसी हम इसको ये लेकर नहीं बैठ सकते कि चलिए भाई इन्फ्लेशन के ऊपर हमने मोर्चा जीत लिया है और अब इन्फ्लेशन घटता ही दिखेगा, क्योंकि क्लाइमेट की तरफ से देखिए जो अभी इतना साउथ में जो चेन्नई में बेंगलोर में वो जो इतना हमने डिस्ट्रक्शन देखा है साइक्लोन का, तो स्टैंडिंग क्रॉप्स भी उससे अफेक्ट हुई हैं। तो अगर क्लाइमेट अगर ऐसे ही खराब रहा तो जिससे स्टैंडिंग क्रॉप्स अफेक्ट होंगे तो हम उसके ऊपर उससे फूड प्राइसेस पर भी फिर से बढ़ने के आसार हैं। लेकिन अब तक ये जो डेटा आया है ये सर्टेनली थोड़ा रीअश्योरिंग है। मैं सेलिब्रेटरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना तो कहूँगी कि हाँ रीअश्योरिंग है, और जो ग्लाइड पाथ गवर्नर साहब ने बताया था उसके अनुसार ही है। अच्छा, ठीक है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया मैम। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि 10 महीने के बाद आरबीआई के अपर रेंज के नीचे आया है महंगाई, तो ये आरबीआई के लिए भी राहत की बात है और जो ओवरऑल पैटर्न है इंटरेस्ट रेट का उस मोर्चे पर भी राहत की बात आप कह सकती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जिस तरह से हमने ट्रेंड देखा है इन्फ्लेशन का और आरबीआई ने 3 बार 50 बेसिस पॉइंट की दरें बढ़ाने के बाद इस बार उसको घटाकर 0.35% पर लाया है, नेक्स्ट मीटिंग में आप क्या उम्मीद कर रही हैं? क्या अब ये 6.5% पर टॉप बन जाएगा या कुछ और आप देख रही हैं? अब से ये गवर्नमेंट सब ये क्या विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, यानी अभी तक हम न्यूट्रल पर पहुंचे नहीं हैं, हम धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं अकोमोडेशन को। तो ये स्टांस की तरफ विड्रॉवल अकोमोडेशन बना रहेगा। और जहां तक मैं समझती हूँ इसके बाद शायद आरबीआई पॉज करे, इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाए, एक पॉज मोड में चली जाए थोड़े समय के लिए, क्योंकि ग्रोथ को लेकर जो चिंता बनी हुई है वो चिंता तो अभी है, क्योंकि हमारी स्थिति तो डेफिनेटली दुनिया की स्थिति से बेहतर है, लेकिन सॉरी जी, लेकिन जो दुनिया में हम रिसेशनरी ट्रेंड्स देख रहे हैं, यानी पूरी यूके में तो ऑलरेडी रिसेशन आ गया है, यूएस यूरोप सब जगह में जो मंदी दिख रही है उसका असर हमें अपने देश में भी दिखेगा। इसीलिए आरबीआई ने 7% जीडीपी ग्रोथ से लेकर 6.8% कर दिया, यानी जीडीपी ग्रोथ पर भी उसका असर पड़ेगा ग्लोबली। तो इसीलिए आरबीआई का भी ग्रोथ को हम प्रोटेक्ट करें,
तो इस स्थिति में शायद आरबीआई रेट इंक्रीज ना करे। एट द सेम टाइम इट इज नॉट येट टाइम टू रिड्यूस रेट, तो शायद आरबीआई एक पॉज मोड में चले जाए थोड़े समय के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब आरबीआई पॉज मोड में, पॉज मोड का मतलब ये हुआ कि मतलब अब आरबीआई दरों में बढ़ोतरी को रोक सकता है, इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं, राइट मैम? बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि अभी फूड इन्फ्लेशन में तेज गिरावट आई है, दाल सब्जियां बाकी अनाज के दाम थोड़े कम हुए हैं, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। एनर्जी के फ्रंट से आप क्या कंसर्न अभी देख रही हैं? हालांकि एनर्जी को लेकर के अभी राहत की बात यह है कि कच्चे तेल के दाम नीचे की तरफ हैं, दाम गिरे हैं और लास्ट वीक भी 12% हमने गिरता हुआ भाव देखा है और इसी साल 139 के ऊपर गया था भाव, गिर के 80 के नीचे है। तो क्या उस फ्रंट से भी चिंता कम हुई है मैम, एनर्जी के फ्रंट से? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि फ्यूल इन्फ्लेशन जो है, फ्यूल इन्फ्लेशन, वहां पर हमें कुछ राहत दिख रहा है दो रीजन से। एक तो क्योंकि पूरी दुनिया में रिसेशन है, यानी डिमांड कम हो गई है, तो डिमांड प्रेशर नहीं है, इसलिए वो उस डिमांड प्रेशर फॉर फ्यूल नहीं है, तो इसलिए उस तरह से भी थोड़ा फ्यूल प्राइसेस कम हुए हैं। और दूसरी बात, भारत के लिए पर्टिकुलरली हम लोगों ने, भारत देश ने तो रुपये में ट्रेड शुरू कर दिया है, तो स्पेशली विद रशिया, तो इसीलिए वो प्रेशर भी हमें कम हो गया है और हमें डिस्काउंट पे भी तेल मिल रहा है। तो इसलिए फ्यूल की तरफ से जो प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन रहा था, उस पर थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो फ्यूल की तरफ रिलीफ है डेफिनेटली, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जहाँ तक है, अभी तो जैसे आपने कहा, अभी तो गिरावट दिख रहा है, लेकिन जो मानसून और जो साइक्लोन वगैरह से जो डैमेज हुआ है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, तो उससे प्राइसेस तो बढ़ेंगी। इसलिए फूड इन्फ्लेशन की तरफ से मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। पूरी तरह से हम इसको इस तरफ रिलैक्स नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और मैम, आगे अगर मैं आपसे ये पूछूं तो कंज्यूमर के लिहाज से जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, महंगाई से लोग बड़ा परेशान थे, 5% से नीचे महंगाई आप कब देख रही हैं? अभी तो नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं, मार्च तक तो नहीं होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद उसके बाद जब जो मॉनसून की स्थिति हमें पता चल जाए कि हाँ इस बार मॉनसून नॉर्मल है, ऐसा कुछ है, तो तब उस समय से मे बी सेकेंड अगले साल में समटाइम इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर 5% तक पहुंच जाए। अच्छा, लेकिन 5% से नीचे आना अभी थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 5 से नीचे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, आपने कहा कि आरबीआई एक पॉज बटन प्रेस कर सकती है, मतलब दरों में बढ़ोतरी को रोक सकती है, लेकिन बहुत लोग जानना चाहते हैं जिनके होम लोन काफ़ी बढ़ गए ईएमआई, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर बढ़ोतरी रोक भी देंगे तभी तो उनको काफ़ी हायर जो 2017-18 में ईएमआई पे करना होता था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो अभी पे करना पड़ रहा है, उसमें राहत कब मिलेगी? मतलब घटाना कब शुरू करेगा आरबीआई? नहीं, देखिए, घटाना पर भी आरबीआई शुरू नहीं करेगा, अभी उसमें समय है, 1 साल भी लग सकता है। तो घटाने के लिए अभी वे नॉट इन अ पोजीशन, घटाने की बात करने के लिए हम उस पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात, ये जो आरबीआई का जो एक्शन होता है, रिपो रेट में चेंज लाना, घटाना या बढ़ाना, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो ट्रांसमिशन है, वो उसमें लैग होता है, 2-3 क्वार्टर का लैग होता है। अच्छा, यानी तो जब इट पासेस ओवर बैंक्स, इट गोज टू द बैंक्स अपने रेट चेंज करें, फिर अपने कंज्यूमर के पास जाए, तो इसको ट्रांसमिट करने में ही थोड़ा सा लगता है। तो अभी आरबीआई इवन पॉज मोड में जाती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि रेट में, ईएमआई में कुछ रिलैक्सेशन हो। जून के बाद भी मैम, मतलब अगर सेकेंड हाफ ऑफ 2023 उसमें मुझे तो नहीं लगता कि ईएमआई में कुछ कटौती हो सकती है। 2023 में नहीं, आपको पूरे साल नहीं लगता? मुझे लगता है पूरे साल में हमको, क्योंकि दुनिया की स्थिति में इतनी अनसर्टनिटी बनी हुई है, उसको भी हमें ऑन बोर्ड लेना होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, ग्लोबल सिचुएशन को भी देखना होगा और उस पर नज़र रखनी होगी। लेकिन महंगाई के मोर्चे पर राहत की बात यह है कि 11 महीने के निचले स्तर पर है महंगाई और आरबीआई की जो अपर लिमिट है 6% की, उससे नीचे आ गई है महंगाई, ये एक राहत की बात है। अब आगे देखना होगा कि, हालांकि जो बात अभी वृंदा मैम कह रहे हैं कि उस पर नज़र रखनी होगी। थोड़ी राहत मिली है, थोड़ी और मिल सकती है, लेकिन बहुत जल्द बहुत तेज़ गिरावट आएगी इसकी संभावना भी फिलहाल नहीं दिख रही है। एक सवाल आपसे मैम, अक्टूबर के आईपी आंकड़े पर -0.4% रहा है, क्या कहेंगे आप? सॉरी प्लीज, क्या आपने क्या कहा? आईपी के आंकड़े भी आए हैं मैम, आईपी, हाँ, उस पर आपका कमेंट? हाँ, आईपी तो
ये संकेत दिखा रहा है कि जो दुनिया में हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट उसकी छाया हमारे देश पर भी पड़ने लगी है। अच्छा, तो इसीलिए तो IIT थोड़ा वीक हो रहा है। और हाँ बिल्कुल, तो इसलिए तो RBI विल लुक एट ग्रोथ। अभी तो RBI सोचेगी कि RBI कंसर्न होगा कि हम ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दें और ग्रोथ का मोमेंटम है उसको कैसे सस्टेन किया जाए। इसीलिए RBI रेट बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। रेट तो बढ़ाने के मुझे तो नहीं लगता कि चांसेस होंगे रेट बढ़ाने के। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी जो है और ग्लोबल सिटी में भी इतनी अनसर्टेनिटी है जी, तो उस सब को देखते हुए रेट तो अभी घटाने की चांसेस इस समय नहीं है। अच्छा, 26 मंथ के लो पे है मैम IIP के आंकड़े, मतलब ये थोड़ी चिंता वाली बात है जो आप कह रहे हैं कि ये तो चिंता वाली बात है। तो क्या ये चिंता अभी बढ़ेगी या आपको लगता है कि ये बॉटम आउट हो रहा है? हो रहा है और देखिए हमने देखा है कि जो डेटा है ना वो हमेशा बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। कभी 7% बढ़ जाता है, फिर 0.4 हो जाता है। तो इतना कुछ एक दो कमोडिटीज से ही पूरे इंडेक्स में इतनी उथल पथल हो जाती है। तो जो अभी जो आप कह रहे हैं जो लो डेटा आया है ये हाँ चिंताजनक तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही ट्रेंड बना रहेगा। अगले महीने में भी हम यही फिगर देखेंगे, ये जरूरी नहीं है। ओके, ठीक बात है। चलिए, ये उम्मीद की बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई और IIP के आंकड़ों पर बात करने के लिए। तो दो महत्वपूर्ण खबर, एक तो महंगाई 11 महीने के निचले स्तर पर, महंगाई के मोर्चे पर राहत की बात, लेकिन IIP के आंकड़े पर थोड़ी चिंता वाली बात है क्योंकि ये माइनस में -0.4 26 महीने के लो पर। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है राजेश का, महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मैंने सिल्वर सेल किया है सर 67,300 पे। 67,300 पे आपने बेचा है? हाँ जी सर, ये प्राइस आएगा आज। बताइए अनुज जी। देखिए तो थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो इनका प्राइस ऑलमोस्ट करंट के आसपास ही है। तो इतना डिप मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है, तो वहां पर ये इनको एग्जिट करने का मौका शाम के लेवल में एक बार मुझे लगता है कि मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है पराग का, कानपुर से है। पूछिए पराग जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मेरा सवाल जगह धर्म आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? गोल्ड में क्या करना चाहिए बताइए जिगर। आज के लिए, शाम के लिए गोल्ड बहुत ही रेंज में है, क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, गोल्ड बिल्कुल ही रेंज में है। मुझे लगता है कि गोल्ड भी काफ़ी ओवरबॉट है। मुझे लगता है कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम मिल सकता है, तो 54,300 के करीब का मौका लेना चाहिए एक बार बिल्कुल ही इंट्राडे सेलिंग के लिए। 54,450 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि 54,000 के करीब का लेवल से एक बार आता हुआ दिख सकता है। ये बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए ट्रेड है, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है, बट यस ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो इन्वेस्टर्स के लिए और निचले स्तर दिख सकते हैं और मौका निचले स्तरों पे ले सकते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फरहान है, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए फरहान। सर जी, गुड इवनिंग। पहले तो मुझे आपको बताया, आपने जो है तेल शेयर बढ़ा 1,000 रुपये को पार कर गया था, आज 1,009 रुपये 90 पैसा आई लगाई। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि दिसंबर में क्या भाव मिलेगा और जनवरी में क्या भाव मिलेगा ऊंचे में? दिसंबर में और जनवरी में आप जानना चाहते हैं कि मेंथा ऑयल का भाव क्या दिख सकता है, बताइए अनुज जी। देखिए, इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने 2 दिनों में देखा है। मुझे लगता है कि जो एक डाउन ट्रेंड था वो अब एक कन्वर्ट होता हुआ दिखा है पॉजिटिव साइड में। इनिशियल मुझे लग रहा है कि 1020 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक होता है तो आपको 1040 1060 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि दिसंबर में आपको एक बार 1050 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसे ट्रेंड रहता है तो जनवरी में हमारा मानना है कि 1100 तक के लेवल आ सकते हैं। अच्छा, जनवरी में आप कह रहे हैं कि 1100 का स्तर दिख सकता है। अगला सवाल है जितेंद्र का। पूछिए जितेंद्र जी। राजेंद्र जी पूछिए। हाँ, जय माता जी। जी पूछें। ग्वार फीड जो ऊपर सवाल है जी, इसके अंदर क्या हो सकता है जी? ग्वार के बारे में आप पूछना चाहते हैं, बताइए अनुज जी। आज तो तेज गिरावट रही ग्वार में, आगे क्या देख रहे हैं आप?
जो गिरावट थी ये क्योंकि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की तरफ है, इसलिए वहां पर हमने एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा है। बट मुझे लगता है कि जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि करीबन आज 5,919 के आसपास बंद हुआ है, इसमें अभी थोड़ी और गिरावट आ सकती है। खरीदारी अगर किसी को करनी है तो 5700 से लेकर 5800 के स्तर रहेंगे जहां पर वो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि अगेन हम जनवरी में इसमें 6000 के ऊपर के लेवल आते हुए देखेंगे। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट करें, भावों में भी और कुछ गिरावट आ सकती है, तो 5700 5800 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है पीएन मुखर्जी का। पूछिए मुखर्जी जी। आज हम कॉपर पर ट्रेड पूछना चाह रहे हैं। कॉपर में ट्रेड 704 रुपए 60 पैसे का भाव है। बताइए जिगर, क्या करना चाहिए कॉपर में ताजा भाव पर? जी देखिए, कॉपर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आ सकता है। ज़्यादातर कमोडिटीज़ में मुझे लग रहा है कि फेड के मीटिंग के पहले जो एक तेज़ी आई है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी आएगी और पिछले हफ्ते हमने देखा भी है कि बाकी काफ़ी बेस मेटल्स में करेक्शन आया है। कॉपर मुझे लगता है कि एक बार 700 या 700 के बिलो एक बार जाता हुआ दिख सकता है, बट वहाँ ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। तो बिल्कुल ही इंट्राडे के लिहाज से 705 या 706 के रेंज के बीच में बेच सकते हैं। 708 के ऊपर कस्टम स्टॉप लॉस फॉलो करें और जैसे बताया 700 या 700 के बिलो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है शिव शंकर का। पूछिए शिव शंकर जी। सर नमस्कार, ये चांदी पर सवाल है कि इंटरडे में चांदी पर क्या करें? इंट्राडे में चांदी में क्या करें ये आप जानना चाहते हैं, और चांदी का भाव 68,000 के आसपास है इस वक्त, मामूली कमजोरी है, रेंज में ट्रेड हो रहा है। क्या करना चाहिए अनुज जी चांदी में इस भाव पर इंट्राडे के लिए? देखिए, इस रेट पे खड़ा है जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की रहेगा खरीदारी करना। या तो एक बार इसको डिप आने दे नीचे 67,000 के आसपास तक, तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। करंट रेट मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखे तो हायर लेवल पर चांदी और यहाँ पे करेक्शन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो 67,000 के आसपास मिले तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक बात है, ओके, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है अशोक कुमार का। पूछिए अशोक जी। अशोक जी आपको आवाज आ रही है? जी जी पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज। मेरा सवाल है एल्यूमिनियम में मेटल अभी क्या करना चाहिए? एल्युमिनियम अभी हमें क्या करना चाहिए? एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए बताइए जिगर, क्या करना चाहिए एल्युमिनियम में? जैसे मैंने कहा काफ़ी बेस मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एल्यूमिनियम में भी हमने देखा कि 217 के लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। मुझे लगता है कि 210 209 के लेवल से एक बार और दिख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में 213 से 14 के रेंज में बिकवाली करने का मौका लेना चाहिए। 215 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रहेगा और जैसे कहा नीचे 210 209 के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया जिगर आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए ढेरों नए मौके हैं। बुलियन, मेटल सहित कई कमोडिटीज आपके लिए बड़े एसेट बन सकती हैं। इसी की बारीकियां समझाने के लिए जी बिजनेस और MCX IPF आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी गुरुकुल। 15 दिसंबर को हम पहुंच रहे हैं दिल्ली, यानी इसी गुरुवार को, जहां बाजार के बड़े जानकार आपको बताएंगे कमोडिटी कारोबार के नए टूल्स। आप भी इस गुरुकुल का हिस्सा बनिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें, अपना नाम लिखें, फिर स्पेस के साथ शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दें। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।